नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल में जम्मू कश्मीर पर अहम फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि 370 को हटाया जाना संवैधानिक है। इसमें कुछ भी अवैधानिक नहीं है और भारत सरकार ने जो फैसला किया है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के 22-23 याचिकाएं थी जो चैलेंज के रूप में दायर की गई थी, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये मान लिया गया कि अब ये 370 का जो विवाद है इसका पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन जो पाक परस्त नेता रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो क्या आसानी से बाज आने वाले हैं? महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है, जरा सुनते हैं। उम्मीद थी, अब वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या? व्हाट नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं हार रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं। हमने तो जदोजहद जारी रखनी है। हम इसे खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और महबूबा मुफ्ती जद्दोजहद की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे जो मुखालिफ हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो तो चाहते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएं। अब एक और बयान जरा सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला अभी पार्लियामेंट से निकल रहे थे, जिस दिन फैसला आया उससे अगले दिन की बात है। मीडिया ने उनसे राय जानने की कोशिश की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 370 पर, कि उसको हटाने का पूरा अधिकार भारत सरकार को था। वो एक टेम्परेरी अनुच्छेद था, उसको कभी भी हटाया जा सकता था राष्ट्रपति के आदेश से। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा उनकी बौखलाहट देखिए, समझिए और सुनिए। कल वादा किया था, फरमाइए आने के बाद क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए और क्या करें? जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए और क्या करें? हाँ, जम्मू कश्मीर तो लेकर वहीं पर। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, ये वो बिगड़ैल नेता हैं जिन्होंने वाकई जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बना करके रख दिया था। और अब ये जो मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये फिर से जन्नत बना रहे हैं जम्मू कश्मीर को। एक बहुत लंबा दौर था जब वहां पर देश के विदेश के पर्यटक पहुंचते थे, जब फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। एक बहुत ही रूहानी और बहुत ही खूबसूरत, बल्कि भारत का इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था। उस खूबसूरती में, उन वादियों में जो बारूद की गंध भरने का काम किया, उसके लिए ये दोनों परिवार भी कम जिम्मेदार नहीं है। महबूबा मुफ्ती जिस तरह की जहरीली राजनीति करती हैं, उससे कम इनके पिता मुफ्ती साहब नहीं थे। कहने को वो इस देश के गृह मंत्री भी रहे वीपी सिंह की सरकार में, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में जहर घोलने का जिन लोगों ने काम किया है, उनमें मुफ्ती परिवार और ये अब्दुल्ला परिवार, और अब्दुल्ला परिवार को पालने पोसने वाले, इनसे यारी निभाने वाले जवाहरलाल नेहरू।
अभी हाल में जब जम्मू कश्मीर पर यह फैसला आया, इससे ठीक 1-2 दिन पहले ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही 2 विधेयक सदन में रखे थे और उन्होंने कुछ मुद्दों पर खुलकर के अपनी राय भी जाहिर की थी। ये जो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कुछ और लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती तो बड़ी बेशर्मी से कह रही है कि ये कोई खुदाई हुक्म थोड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, और संकेत दे रही हैं कि हम जद्दोजहद करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो ये जो संघर्ष करने वाले दावे हैं, ये जब से 2019 अगस्त 5 और 6 से 370 हटा है, कितना जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए हैं। ये हकीकत ये है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कभी कभी कुछ हरकतें करते हैं, वरना सारे घरों में दुबके बैठे हैं। और फारूक अब्दुल्ला अगर ये कहते हैं कि कश्मीर जाए जहन्नुम में, तो इससे इनकी हताशा, निराशा और जो इनका पाखंड था 370 को लेकर के भी और तमाम दूसरी चीजों को लेकर के भी, वो पूरी तरीके से अब छिन्न भिन्न हो चुका है, बेनकाब हो चुका है और इनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि जब 370 हटेगा या हटाने की कोशिश होगी तो जम्मू कश्मीर के जो इनके उकसाए हुए, भड़काए हुए, पाले हुए लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आएंगे, खून खराबा करेंगे। कांग्रेस के एक नेता ने तो कह भी दिया था ना कि अगर 370 हटाया गया तो खून की नदियां बहेंगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 10 बार भी अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो 370 को छू नहीं सकते। इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कोई घाटी में तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब 370 हट गई, कोई खून की नदी नहीं बही, कहीं कोई गन से एक बुलेट भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ी, वो पत्थरबाज भी गायब हो गए, अलगाववादी भी गायब हो गए, घुसपैठ भी कम हो गई, आतंकवादी भी मारे गए। अब वहां चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, घर घर वहां तिरंगे लगे हुए हैं और जिन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे फारूक अब्दुल्ला, उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 हटा करके अब वहां विकास की धारा बहनी शुरू कर दी है। तो अमित शाह ने पिछले दिनों सदन में क्या कहा है, जरा इसको भी सुन लेते हैं, इनके कान खोलने के लिए जो अभी भी गलतफहमी के शिकार हैं या इनको लगता है कि इस तरह के फायरी स्पीच देने से, बयान देने से इनको घाटी में कुछ वोट मिल जाएंगे। राष्ट्रपति के सीईओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है,
किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अमित शाह ने तो बहुत सीधे सच्चे शब्दों में इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जो कश्मीर को एक अलग तरह से ट्रीट करते रहे हैं, एक अलग जहनियत के साथ, मानसिकता के साथ, और पूर्वोत्तर को भी जो भारत का हिस्सा नहीं मानते थे या पूर्वोत्तर की कोई चर्चा भी नहीं करते थे, ऐसी मानसिकता के लोगों का क्या कीजिए। और सदन में एक समय ऐसा भी आया जब मनोज झा ने एक आपत्तिजनक बयान दे डाला कि साहब सदन में कश्मीर का कोई नहीं है, और जरा उस पर देखिए कि अमित शाह ने किस तरीके से उनको फटकार भी लगाई और एक्सपोज भी कर दिया पूरी तरीके से। सुनिए। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, आई टेक ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य सर, अपने एक सेकंड सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय इतनी अकल है विपक्ष के इन नेताओं में, क्योंकि ये अलग चश्मे से कश्मीर को देखते रहे हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था उसको खत्म कर दिया, और आज की तारीख में जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को वही सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हैं जो देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को हैं। ये जानबूझ करके वहां पर पाकिस्तान को भी दखल देने के लिए रास्ता दे रहे थे और खुद भी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे थे और कश्मीर को शांत ही नहीं होने दे रहे थे। गृह मंत्री का जरा एक और बयान सुनते हैं और इससे पता चलता है कि अमित शाह 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं और जिस तरह की वहां पर एक विकास की पूरी धारा बह रही है उसको लेकर के कितने सजग हैं और इसको डैमेज करने के लिए जो कोशिशें होती हैं बीच बीच में उसको लेकर के भी कितने सजग और सतर्क हैं। और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का था। माननीय कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक
पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, पीओके, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसके लिए भी 24 सीटें यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। क्या ये समझ में नहीं आता है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसों की या मनोज झा जैसे लोगों की या कांग्रेस की जो लीडरशिप अलगाववाद को हवा देती रही, उनकी समझ में नहीं आती ये चीजें कि अब देश का मानस बदल चुका है। देश में एक ऐसी सरकार है जो ना केवल जम्मू कश्मीर से 370 को उठा करके फेंक चुकी है, बल्कि पीओके को भी अब भारत में मिलाने के प्रति बेहद गंभीर दिखाई दे रही है और उस दिशा में बढ़ रही है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भी बौखलाहट दिखाई दी है कुछ लोगों की, और इससे पता चलता है। और क्या हम नहीं जानते हैं कि पीओके में किस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह का बदलाव, जिस तरह का विकास, जिस तरह का अमन इस समय भारत में जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, हमें भी वैसा ही विकास चाहिए, वैसा ही अमन चाहिए, वैसी ही सुविधाएं चाहिए। हम भी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हम भी भारत में मिलना चाहते हैं। और ये सब चीजें हैं जो एक्चुअल में इन्होंने जो 60-70 साल एक तरीके से बेहयाई की है, गलत नीतियां अपनाई है जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसका पर्दाफाश करती है। एक और बयान सुनवा देता हूं अमित शाह का, और इससे पता चलता है कि आतंकवाद को लेकर के, आतंकवादियों को लेकर के और सीमा पार बैठे उनके सरगनाओं को लेकर के कितने अब सख्त तेवर हैं मोदी सरकार के और खुद अमित शाह के। जरा सुनिए। जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं मान्यवर। 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। आदत पड़ गई थी, हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते मान्यवर। हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का काम है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संवेदना नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका मन। मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना अगर कांग्रेस समझ जाए और ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समझ जाए, उतना शायद इनके लिए
आसान होगा कि अब इनका समय समाप्त हो चुका है, इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है और अब देश का भी मानस बदल चुका है, केंद्र सरकार का भी और जम्मू कश्मीर का भी। पाकिस्तान तो कंधे ढीले छोड़ चुका है जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन यहाँ कुछ चेहरे हैं, कुछ जमातें हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अभी भी उन दिनों की ओर वापस लौटने के शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, और अमित शाह के बयानों के बाद तो स्थितियां उनके दिमाग में पूरी तरीके से साफ हो जानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।